अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है जहासिफ हाशमी और ये है डायहेट्सू मूव कस्टम 2020 मॉडल। ये डायहेट्सू मूव की 6th जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2014 में लॉन्च की गई थी और पाकिस्तान में ये गाड़ी 2016-17 से आ रही है और इस गाड़ी को अभी तक कंटिन्यू किया गया है 2022 तक। मूव में बेसिकली दो में वेरिएंट्स आते हैं, मूव सिंपल और मूव कस्टम। ये इस गाड़ी का कस्टम वेरिएंट है और कस्टम में भी आगे दो कैटेगरीज हैं, कस्टम एक्स हाइपर और कस्टम एक्स लिमिटेड। ये इस गाड़ी का कस्टम एक्स लिमिटेड वर्जन है जो कि हाइपर से भी डिफरेंट है और ये 2018 से ऑनवर्ड आना शुरू हुआ है और इसकी लुक सिंपल जो मूव कस्टम है उससे थोड़ी डिफरेंट है फ्रंट के लिहाज से। इसमें फ्रंट पे हेडलाइट्स, बम्पर्स, फॉग लाइट्स वगैरह काफ़ी डिफरेंट हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल कस्टम एक्स, लेकिन इसकी डिमांड भी 30 लाख रुपए है। ये गाड़ी 30 लाख की इसलिए है कि ये लग्जरी पे काफ़ी फोकस है। अगर आपके घर में ऑलरेडी 2 या 3 गाड़ियाँ हैं और आपको एक छोटी कार चाहिए जो कि साइज़ में छोटी हो लेकिन फीचर्स में पूरी हो, तो ये कार आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। इसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि इवन बड़ी कार्स में भी नहीं होती, जैसे कि इसमें रडार आता है, पोस्ट स्टार्ट आता है, सीट्स हीटेड हैं इसकी, और उसके अलावा इसमें पार्किंग सेंसर्स आते हैं, एलईडी हेडलाइट्स हैं, अलॉय रिम्स हैं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। खैर ओवरऑल इट्स अ ग्रेट कार एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी के बारे में कोई राय हो तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो ये रहा रिव्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। ये डायहेट्सू मूव कस्टम 2020 मॉडल का फ्रंट लुक है जो कि कंपैरेटिवली प्री फेसलिफ्ट कार से थोड़ा डिफरेंट है। इसमें एक और कस्टम वेरिएंट भी आता है जो कि फ्रंट के लिहाज से थोड़ा डिफरेंट होता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये कार कंपैरेटिवली इससे ज़्यादा एग्रेसिव है, लेकिन इसकी हेडलाइट्स क्योंकि स्क्वायर हैं तो ये थोड़ी ओल्ड फैशन लगती हैं, बट इसकी लुक मेरे ख्याल से अच्छी है और हेडलाइट इस गाड़ी की एलईडी वाली हैं। बाकी इस गाड़ी का ओवरऑल फ्रंट लुक जो कि फ्रंट से काफ़ी ज़्यादा लोडेड लगता है। अगर बात कीजिए इस गाड़ी की हेडलाइट की तो हेडलाइट इस गाड़ी में एलईडी वाली आती है। इसमें जो नीचे वाला एरिया है ये लो के लिए है और ऊपर वाली एलईडी लाइट्स हाई के लिए हैं, और बीच में एक ये डीआरएल दी गई है जो कि इसकी लुक में काफ़ी अच्छा शेड करती है। इंडिकेटर भी इसके हेडलाइट के अंदर ही माउंटेड है, और इसके अलावा नीचे इसकी फॉग दी गई है जो कि हेलोजन में है। अगर ये भी मेरे ख्याल से एलईडी में होती तो अच्छी बात थी। बाकी इसके बम्पर का डिज़ाइन काफ़ी हद तक चेंज कर दिया गया है फेसलिफ्ट में, जो कि पहले डिफरेंट था, और इसके फ्रंट पे ये एक पार्किंग कैमरा भी आता है। इसमें टोटल 4 कैमराज आते हैं, एक फ्रंट पे, एक बैक पर और 2 साइड पर। बाकी इस गाड़ी का बोनट जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी छोटा सा है, ये देखने में काफ़ी फ़नी सा लगता है। अगर आप इसको ओपन करें तो ये हार्डली आपके एक हाथ जितना है। उसके अलावा इस गाड़ी में वाइपर्स वगैरह, रेन सेंसिंग नहीं आते। ऊपर इस गाड़ी में रडार के सेंसर्स दिए गए हैं जो कि इसके बहुत सारे फीचर्स को असिस्ट करते हैं, जिनके बारे में मैं आगे बात करूँगा। अभी इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो ये भी फ्रंट की तरह काफ़ी लोडेड है। इसके साइड पे ये काफ़ी बड़े रिम्स दिए गए हैं, साइड स्कर्ट्स आती हैं, इसके साइड मिरर भी काफ़ी लोडेड से हैं। इसमें एयरपैड्स भी दिए गए हैं कंपनी से स्टैंडर्ड, जो कि काफ़ी बड़े हैं। अगर बात कीजिए इस गाड़ी के साइड मिरर की तो साइड मिरर भी इस गाड़ी के काफ़ी फीचर अच्छे हैं। ये साइड मिरर किसी एसयूवी के साइड मिरर से कम नहीं है, इस तरह से कि रिट्रैक्टेबल भी हैं, एडजस्टेबल भी हैं, इनमें ऑटो का फीचर भी आता है, साइड इंडिकेटर भी है, प्लस इनमें नीचे ये 360 डिग्री कैमरास भी दिए गए हैं। ये गाड़ी आपको 360 डिग्री व्यू भी प्रोवाइड करती है। बाकी इसमें एयरपैड्स कंपनी से स्टैंडर्ड आते हैं, इसमें कोई खास क्रोम नहीं यूज़ किया गया। ये गाड़ी काफ़ी हद तक ब्लैकड आउट है, और इसमें डोर हैंडल जो हैं ये सिल्वर कलर के आते हैं, और इनमें सॉफ्ट लॉक वाला फीचर भी है। आपके पास जो की हो, आप ये बटन को दबाएंगे तो ये गाड़ी लॉक अनलॉक होगी। और उसके अलावा इस गाड़ी के डोर पैनल्स भी काफ़ी मैसिव हैं। अगर आप इनका साइज़ देखें तो ये भी एक जीप के साइज़ के हैं, और पूरी कार की तरह इस गाड़ी का रेयर लुक भी काफ़ी ज़्यादा लोडेड है। इसके बैक पे ऊपर एक हाई माउंटेड स्पॉइलर आता है, स्पॉइलर के अंदर ये फिन्स भी आते हैं, ऊपर एक शॉर्ट एंटीना भी दिया गया है, और इसका रेयर बम्पर भी इसी तरह एक डिफ्यूजर टाइप के एरिया के साथ है, और इसके अंदर भी ये फिन्स दिए गए हैं जो कि इस गाड़ी की ओवरऑल लुक में एक अच्छा टच ऐड कर रहे हैं। बाकी इस गाड़ी में रेयर बम्पर में भी पार्किंग सेंसर आते हैं, रेयर कैमरा आता है, इसमें एक ये विंडशील्ड वॉशर आता है वाइपर के साथ, और इसके ब्रेक ग्लास टिंटेड हैं यानी प्राइवेसी वाले। और ये मूव कस्टम की टेल लाइट्स जो कि ट्रांसपेरेंट होती हैं, और इनके अंदर ये काफ़ी बड़ा एलईडी बार कंटिन्यू करता है जो कि रात के टाइम चलते हुए काफ़ी अच्छी लुक देता है इस गाड़ी को। बाकी इसमें ब्रेक के लिए एलईडीज़ दी गई हैं, और इसमें हेलोजन लैंप दिए गए हैं रिवर्स और इंडिकेटर के लिए। ये इस गाड़ी का ओवरऑल रेयर लुक जो कि कंपैरेटिवली सिंपल मूव से बहुत ज़्यादा लोडेड है। इसके बम्पर्स भी काफ़ी एक्सटेंडेड हैं, और इनमें नीचे ये रिफ्लेक्टर्स भी आते हैं। बाकी इस गाड़ी की ट्रंक को ओपन करने के लिए नीचे यहाँ पे लाइट्स दिया गया है, और ये इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी जो कि मेरी ओपिनियन में काफ़ी स्पेशियस है। बैग पे आप यहाँ पे एक अच्छा भला बड़ा सारा बैग रख सकते हैं। यहाँ पे 2-3 छोटे बैग आ सकते हैं। यहाँ पे इसके रेयर सीट्स 50-50 के स्प्लिट के साथ हैं। इनको फोल्ड करके आप इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा खुला बना सकते हैं। यहाँ पर ये लैचेस दिए गए हैं जहाँ से आप इस गाड़ी की रेयर सीट्स को अनलॉक करके फोल्ड कर सकते हैं लाइक दिस। बाकी नीचे ये लिड्स दी गई हैं जिनको उठा के आप इस गाड़ी की टूल किट एक्सेस कर सकते हैं। इसमें स्पेयर टायर नहीं आता, टूल किट आती है, तो वो आप यहाँ से इसकी निकाल सकते हैं। स्पेयर टायर का इसमें वेल टाइप आता है, लेकिन इसमें स्पेयर टायर आता नहीं है कभी से, आप लेकर रखना चाहें तो रख भी सकते हैं। बाकी इसकी ट्रंक के अंदर एक लाइट भी आती है, और इन दिए गए लैचेस से आप इस गाड़ी की सीट्स को
आगे पीछे भी कर सकते हैं लाइक दिस। तो ये इसके मैट्स दिए गए हैं नीचे। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी का इंटीरियर की, तो ये मूव कस्टम एक्स 2020 मॉडल का इंटीरियर है, जो कि मेरे ख्याल में बहुत मज़ेदार है। इसकी लुक्स वगैरह बड़ी लेवल की हैं, और अगर यही इंटीरियर स्पोर्टिश में आने लग जाए तो वो गाड़ी काफ़ी ज़्यादा बिकना शुरू हो जाएगी। 660 सीसी गाड़ियों में इतने अच्छे खासे इंटीरियर आते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों की और हुंडई डैशबोर्ड पे अजीब से ही डिज़ाइन यूज़ करते हैं हमेशा। खैर, ये डायरेक्ट मूव का इंटीरियर है, जो कि मेरे ख्याल में काफ़ी मज़ेदार है। इसमें बहुत सारी डिफरेंट लेयर्स दी गई हैं, और स्टीयरिंग व्हील भी इस गाड़ी का देखने में काफ़ी अच्छा है। स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का 3 स्पोक है। लेफ्ट राइट स्पोक में डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं। लेफ्ट स्पोक के जो कंट्रोल हैं ये इस गाड़ी के मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं, और जो राइट स्पोक के कंट्रोल्स दिए गए हैं, यहाँ से आप इस गाड़ी के हमारे डिस्प्ले के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। और एक ये पावर का बटन भी दिया गया है यहाँ पर। इस गाड़ी में क्रूज़ कंट्रोल नहीं दिया गया, जो कि मेरे ख्याल से होता तो अच्छी बात थी, बट इसमें नहीं है। और उसके अलावा एयरबैग्स भी इस गाड़ी में टोटल 2 ही दिए गए हैं, एक स्टीयरिंग व्हील के अंदर माउंटेड है और एक डैशबोर्ड के अंदर। इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की, तो मीटर भी मेरी ओपिनियन में इस गाड़ी का बहुत मज़ेदार है। इस तरह से कि इसकी डिटेल पे बहुत ज़्यादा वर्क किया गया है। इसकी लुक काफ़ी मज़ेदार है। इसके जो डायल हैं ये काफ़ी छोटे से हैं, लेकिन इनकी लुक क्योंकि मज़े की है तो ये अच्छे लग रहे हैं। इसकी स्पीड लिमिट सिर्फ 140 तक है, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी कम है। 1 to 5 की लिमिट होती है 140 तक, बट इसमें भी इसी तरह दी गई है। आई हाईली डाउट कि ये गाड़ी 140 टच करेगी, अगर कर जाए तो क्या ही बात है। बाकी इसमें RPM भी 7 तक दिया गया है, और सेंटर में एक हमारी डिस्प्ले दिया गया है, जो कि आपको बहुत सारी चीज़ें शो करवाता है, और ये काफ़ी हाई डेफिनेशन है। ये फिलहाल इस गाड़ी का जायरो शो करवा रहा है। इसमें यहाँ पे फ्यूल गेज, टेम्परेचर गेज, ये सारी चीज़ें इधर ही आती हैं। इसी तरह इसके बाकी मेन्यूज़ दिए गए हैं, जो कि फ़िलहाल जापानीज़ में है, तो इनको यूज़ करना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन ये गाड़ी आपको बहुत सारी चीज़ें शो करवाती है इसमें, जिनको आप ट्रांसलेट कर लें तो आपको यूज़ करने में काफ़ी मज़ा आएगा। यहाँ से आप इसकी बहुत सारी चीज़ें ऑन ऑफ कर सकते हैं, और उसके अलावा अगर आप ये गाड़ी बंद करें तो ये आपको प्रॉपर एक स्टैट्स देती है कि आपने गाड़ी कितनी देर चलाई है, क्या कंजम्पशन हुई है गाड़ी की, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें। तो ये मेरे ख्याल से एक मज़े की चीज़ है। इसके मीटर की हाउसिंग भी अच्छी है, लेकिन इसका जो डैशबोर्ड है ये मेजॉरिटी चीप प्लास्टिक की फिनिश में है। इसी तरह इसके डोर पैनल भी चीप प्लास्टिक की फिनिश में है, लेकिन क्योंकि ये इकोनॉमिकल कार है 660 सीसी, तो उसमें क्वालिटी इतना मैटर नहीं करती, और उसके लिहाज से ये ठीक है। इसके जो डोर अनलॉकर के आसपास वाला एरिया है, इसमें ये कार्बन फाइबर की तरह का मटेरियल यूज़ किया गया है, जो कि इसको काफ़ी अच्छी लुक दे रहा है। सिंपल मूव में ये प्लास्टिक का होता है। इसी तरह इसके डैशबोर्ड के बीच में भी ये जो क्लाइमेट कंट्रोल के आसपास वाला एरिया है, ये कार्बन फाइबर की फिनिश में है, जो कि अगेन इसकी लुक में एक अच्छा टच ऐड कर रहा है। डैशबोर्ड के सेंटर में इसकी मल्टीमीडिया पैनल दिया गया है 6 इंचेस का, जो कि फ्लोटिंग शेप में है, यानी कि डैशबोर्ड से ऊपर निकला हुआ है अलग से, और इसके बैक पे भी एक प्रॉपर इसकी बेस बनी हुई है। तो मेरे ख्याल से इसका डिज़ाइन भी अच्छा लग रहा है। और उसके अलावा एयर वेंट्स इस गाड़ी में टोटल 4 ही आते हैं, चारों ही डैशबोर्ड के अंदर। एयर वेंट से नीचे इसकी स्टोरेज पॉकेट आती है, और ये वाला सारा पैनल इसका क्लाइमेट कंट्रोल के आसपास वाला कार्बन फाइबर की फिनिश में है। सेंटर में यहाँ पे इसके एक क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल भी इस गाड़ी में सिंगल जोन ही है, और ये ऑटोमेटिक है। आप इसके टेम्परेचर को जहाँ पर एडजस्ट कर देंगे, गाड़ी उसके लिहाज से कैबिन का टेम्परेचर एडजस्ट करेगी। तो ये मेरे ख्याल से एक मज़े की चीज़ है। ये मोस्टली 660 सीसी कार्स में आ रहा होता है, लेकिन पाकिस्तान में इवन Corolla Altis 1.6 भी नहीं ऑफर करती, जो कि तकरीबन 40 लाख की कार है। साथ ही इसका गियर लेवल दिया गया है। इसमें जो गियर सिलेक्शन है वो है PRND स्पोर्ट्स और ब्रेक। और क्योंकि इस गाड़ी में ट्रांसमिशन CVT आती है, तो इसका गियर लेवल डैशबोर्ड के अंदर है। मेजॉरिटी कार्स जिनमें ट्रांसमिशन CVT होती है उसमें गियर लेवल यहाँ पे होता है, और जिनमें CVT नहीं होती उनमें गियर बॉक्स यहाँ पे आता है। गियर लेवल के साथ इसमें यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है, इसमें ट्रैक्शन भी आता है, और इसका ये सेंटर वाला एरिया ओपन ही है ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के बीच में। प्लस इसकी जो सीट्स हैं ये भी सोफ़ा सीट्स हैं। इसका एक तो ये वाला एरिया भी ओपन है, और इसकी सीट्स भी यहाँ से जुड़ी हुई हैं। इसमें यहाँ पे हैंड ब्रेक वगैरह नहीं आती, तो ये बेसिकली एक ट्रक वाली फील देती है आपको। आप यहाँ से उधर जा सकते हैं, उधर से यहाँ आ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से एक मज़े की चीज़ है। ये एक छोटी सी कंफर्टेबल सी कार है, जिसको आपको ड्राइव करने में काफ़ी मज़ा आएगा, क्योंकि इसमें सीट सोफ़ा सीट्स हैं, तो फ्रंट पे यहाँ पर 3 बंदे बैठ सकते हैं। और अगर आप सीट को आगे करें तो इसकी सीट का ये इतना बड़ा पोर्शन आगे होता है। इसकी ड्राइवर की सीट काफ़ी बड़ी है, तो आप यहाँ पर टांग ऊपर रख के भी बड़ी आसानी से बैठ सकते हैं। दोनों सीट्स के सेंटर में एक सेंटर कंसोल दिया गया है, जिसको आप ओपन क्लोज भी कर सकते हैं लाइक दिस। अगर आप इसको क्लोज कर दें तो ये दोनों सीट्स को ज्वाइन कर देता है। अगर आप इसको ओपन कर लें तो ये इसका सेंटर कंसोल, इसके पीछे एक ड्रॉर भी आती है। तो मेरे ख्याल से ये भी एक मज़े की चीज़ है। अगर बात कीजिए इसके डोर पैनल्स की, तो डोर पैनल्स के सारे प्लास्टिक की फिनिश में हैं। इनमें आर्मरेस्ट वाले एरिया पे थोड़ा बहुत फैब्रिक यूज़ किया गया है, बाकी मेजॉरिटी प्लास्टिक की फिनिश में है। और इसके डोर हैंडल वाले एरिया में क्रोम यूज़ किया गया है, और उसके आसपास कार्बन फाइबर दिया हुआ है। स्पीकर्स गाड़ी में टोटल 6 आते हैं, 4 डोर्स में, और 2 ट्वीटर्स जो कि ऊपर यहाँ पिलर्स में दिए गए हैं। और उसके अलावा इसमें जो कप होल्डर्स हैं इनके अंदर भी लाइट आती है। ये क्योंकि एक फुली लोडेड कार है, तो इसमें कप होल्डर्स में भी लाइट दी गई है। नाइस टच।
विंडोज़ के कंट्रोल ड्राइवर राइट साइड पे दिए गए हैं। इसमें सिर्फ ड्राइवर की विंडो ही सिंगल टैप वाली है, यानी कि आप इसको सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकते हैं। और उससे आगे यहाँ पे इस गाड़ी के बहुत सारे डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं, जैसे कि पुश स्टार्ट, और उसके अलावा ड्राइवर की सीट इस गाड़ी में हीटेड आती है तो उसको आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये इसका कोलिजन असिस्ट दिया गया है, इसको आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये बेसिकली एक अच्छा फीचर है, अगर आगे से कोई कार आ रही है तो कार ऑटोमेटिक ब्रेकिंग करेगी कोलिजन अवॉइड करने के लिए। इसी तरह इस गाड़ी की हेडलाइट की हाइट भी ऑटो एडजस्ट होती है। अगर आपने बीम की हुई है और आगे से कोई गाड़ी आ रही है तो ये गाड़ी हेडलाइट्स को लो कर देगी, और जैसे ही वो गाड़ी हटेगी तो ये फिर बीम कर देगी। इसी तरह इसका इक्वालिंग ऑन ऑफ करने का बटन दिया गया है, और यहाँ पे एक और ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है। ट्रैक्शन कंट्रोल इस गाड़ी में मुझे नहीं पता 2 क्यों दिए गए हैं, आप यहाँ से ऑन करके वहाँ से ऑफ कर दें, वहाँ से ऑन करके यहाँ से ऑफ कर दें, आई डोंट नो इसका क्या पर्पज़ है। बाकी यहाँ पे इसकी हेडलाइट के एडजस्टमेंट के कंट्रोल्स दिए गए हैं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी में ड्राइवर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ड्राइवर पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी भी इस गाड़ी में बहुत ज़्यादा खुली है 2 लोगों के लिए। 2 लोग यहाँ पे बहुत आसानी से बैठ सकते हैं, इसमें लेग रूम का भी कोई इशू नहीं है। पैसेंजर की सीट को नॉर्मल सीटिंग पोस्टर पे करने के बाद भी मेरे पास यहाँ पे इतना लेग रूम बाकी है, और इसी तरह हेड रूम का भी यहाँ पे किसी को भी कोई इशू नहीं होने वाला, क्योंकि यह हैचबैक कार है तो इसकी छत बिल्कुल स्ट्रेट होती है बैक से और काफ़ी ऊँची होती है। बाकी बैक पे यहाँ पे 2 ही लोग बैठ सकते हैं, क्योंकि गाड़ी चौड़ाई में कोई बहुत ज़्यादा खुली नहीं है। ये गाड़ी थोड़ा चौड़ाई में कम है तो यहाँ पे 2 लोग आसानी से बैठेंगे। तीसरा बंदा आना चाहे तो आ जाएगा, लेकिन ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा। फ्लोर बेड इस गाड़ी का फ्लैट ही आता है। बाकी बैक पे ये सीट 50-50 के स्प्लिट के साथ हैं, और इनको आप आगे पीछे भी कर सकते हैं लाइक दिस। तो ये भी मेरे ख्याल से एक मज़े की चीज़ है। आप अपनी मर्ज़ी के लिहाज से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप इनको आगे कर देंगे तो इसकी ट्रंक का रूम काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, अगर आप इसको पीछे कर लेंगे तो यहाँ पे आपके पास लेग रूम बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेग रूम के लिहाज से ये गाड़ी किसी SUV से कम नहीं है बैक पे 2 लोगों के लिए। और उसके अलावा यहाँ पे कोई चार्जिंग आउटलेट वगैरह नहीं आते, ना एयरबैग्स आते हैं। स्पीकर आते हैं डोर्स के अंदर, दोनों एयरबैग्स नहीं आते, कुछ गाड़ियों में आते होते हैं। पैसेंजर की सीट के पीछे एक शॉपर होल्डर आता है यहाँ पे 3 kg का। इसमें एक वाटर ग्लास भी दिए गए हैं। बैक पे यहाँ पे चाइल्ड सीट एंकर्स भी आते हैं आइसोफिक्स के, और उसके अलावा 2 सीट बेल्ट्स भी आती हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन इस गाड़ी में 2 ऑफर होते हैं, KFVE और KFDET। DET मीन्स टर्बोचार्ज, और VE वाला इंजन सिंपल होता है। ये इंजन बेसिकली दोनों ही 660 cc हैं, और ये कार नेचुरली एस्पिरेटेड है, यानी टर्बोचार्ज नहीं है। और ये कार 58 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। जो टर्बोचार्ज कार होती है वो 67 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जो कि 1000 cc कार के बराबर होती है। और ये इंजन भी सफिशिएंट है बॉडी साइज के लिहाज से। टर्बोचार्ज ना होने की वजह से इस गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी कंपैरेटिवली टर्बोचार्ज इंजन से थोड़ी बेहतर होती है। बाकी ट्रांसमिशन इन दोनों गाड़ियों में CVT आती है, और ये गाड़ी आपको विलन सिटी तकरीबन 18 से 20 तक की एवरेज आराम से दे सकती है, अगर आप इसको नॉर्मल स्पीड पे चलाएं। अगर आप इसको तेज़ चलाएं यानी 80-90 पे, तो फिर इसकी एवरेज ख़राब हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली एक छोटा इंजन है। बाकी ये इंजन इनलाइन 3 सिलेंडर है। इसमें ABS भी आती है इस कार में, EPS भी आता है यानी इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है। उसके बटन इसमें 2 दिए गए हैं, आई डोंट नो व्हाई। और उसके अलावा इसमें ऐसे और भी बहुत सारे फीचर्स आते हैं जो कि इस कार को एक अच्छा ऑप्शन बनाते हैं। बाकी बोनेट इस गाड़ी का काफ़ी छोटा सा है, इसके बीच में इंसुलेशन दी गई है, जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और उसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज़ की, तो टायर साइज़ जो आता है इसमें वो है 155, 65 और 14। इस गाड़ी में 14 इंचज़ का अलॉय व्हील दिया गया है, जो कि डुअल कॉम्बिनेशन में है, ग्लॉस ब्लैक और एलुमिनियम के। ये मशीन कट अलॉय व्हील है, और इसकी लुक मेरे ओपिनियन में बहुत मज़ेदार है। और क्योंकि इसका रिम साइज़ 14 है तो इस गाड़ी के साथ लुक भी बहुत अच्छा रहा है। टायर इस गाड़ी में ब्लू अर्थ है, जो कि आपको एक अच्छी ड्राइव देगा 30,000 किलोमीटर तक। ये टायर योकोहामा का है। और उसके अलावा मूव में फ्रंट पे डिस्क ब्रेक आती है और बैक पे ड्रम ब्रेक आती है, जो कि मेरे ख्याल से कोई इशू नहीं है। ये गाड़ी 660 है तो इसमें ऑलरेडी डिस्क ब्रेक की कोई इतनी ज़रूरत है नहीं। इसके फ्रंट में कुछ काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेड लाइन्स दी गई हैं, जो कि इसकी लुक में एक अच्छा टच ऐड करती हैं। ये इस गाड़ी की फिजिकल की है। बैक पे डायरेक्टो का लोगो और फ्रंट पे इसमें लॉक अनलॉक दिया गया है। ट्रंक लीव्स में नहीं आता। बाकी की स्मार्ट एंट्री वाली है, यानी कि आपके पास जैसे की होनी चाहिए तो आप इस गाड़ी को लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। ये था इसका रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।